अमेरिका के जीव्स ने भारत के सपोर्ट में आकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या अनाउंसमेंट की है, भारत की जीडीपी के नंबर्स ने कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब कौन सी नई जानकारी दी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब कौन सा गल्फ देश भारत के पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए सामने से खुद ही आ गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका की एक ऐसी कम्युनिटी ने भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया है जिससे इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी पंगा लेने से डरते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जीविश कम्युनिटी के बारे में, जिसका अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर बिजनेसेस, ट्रेड, डिफेंस हर एक फील्ड में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका की जीविश कम्युनिटी भारत के सपोर्ट में आ गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स लगाने के बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लॉयलिस्ट रशियन ऑयल के ऊपर भारत को टारगेट कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का कारण भारत है। डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो ने तो इवन ये तक कह दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर एक तरह से मोदीज वॉर है और रशिया यूक्रेन वॉर की शांति का रास्ता न्यू दिल्ली से होकर ही जाता है। अब इन्हीं आरोपों को लेकर अमेरिका की जीविश कम्युनिटी ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है और भारत को सपोर्ट एक्सटेंड किया है। अमेरिका जीविश कम्युनिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ इजराइल और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जीविश कम्युनिटी के लोगों के राइट्स की बात करती है, चैरिटी प्रोग्राम करती है और कई सारे फंड रेजिंग इवेंट्स भी करती है। अब इन्होंने पीटर नवारो की मोदीज वॉर वाली स्टेटमेंट के ऊपर बोला है कि अमेरिका जीविश कम्युनिटी को ये समझ नहीं आ रहा है और हम इस बात से काफी परेशान है कि यूएस ऑफिशियल्स बार बार भारत के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। अभी भी हाल ही में एक व्हाइट हाउस के एडवाइजर ने ये तक कह दिया कि रशिया का यूक्रेन वॉर एक्चुअली मोदी का वॉर है। हमें ये जरूर अफसोस है कि भारत, जो कि एनर्जी की जरूरत के लिए रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है और रशिया से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन भारत रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के वॉर क्राइम्स का जिम्मेदार तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक सिस्टर डेमोक्रेसी है, अमेरिका से तेजी से इंपॉर्टेंट होता स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ग्रेट पावर कंपटीशन में भारत को एक क्रूशियल रोल प्ले करना है, इसलिए अब टाइम आ गया है कि भारत के साथ इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को वापस से रीसेट किया जाए और भारत के साथ सब कुछ वापस से ठीक किया जाए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ्स के बाद अब भारत की स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें स्टालिन ने कहा है कि अमेरिका ने जो भारत के इंपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए हैं उसके कारण तमिलनाडु स्टेट के एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। सिर्फ तिरुपुर के टेक्सटाइल सेक्टर को ही लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है और हजारों नौकरियां खतरे में आ गई हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि तुरंत ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को सुरक्षा मिले, वरना इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की जीडीपी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अनाउंस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही है। ये वाकई में बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आरबीआई से लेकर एसबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबने एक्सपेक्ट किया था कि पहले क्वार्टर में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% से लेकर 7% तक रहेगी। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की जीडीपी ने सभी एस्टिमेट्स को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर दिया है और 7.8% की ग्रोथ पहले क्वार्टर में कर दी है। अब ये तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। भारत की नॉमिनल जीडीपी ने भी 8.8% की ग्रोथ की है और खास बात यह है कि सर्विस सेक्टर ने तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स ने भी पहले क्वार्टर में 7.7% और 7.6% की ग्रोथ दिखाई है। अब ये सोचने वाली बात है, 7.8% की ग्रोथ रेट डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्यादों के लिए सपने जैसा है। वेस्टर्न कंट्रीज हाथ पैर खड़े कर दें तब भी इतनी ग्रोथ रेट कभी नहीं कर पाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद जब ये स्टैट्स पूरी दुनिया में फैलेंगे तब इनको पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या ताकत है और ये वाकई में ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी दिया जाना चाहिए। एंड अभी तो जीएसटी रिफॉर्म्स आना बाकी हैं, उसके बाद कंजप्शन में क्या बूस्ट आएगा वो भी देखने वाला होगा। वैसे अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को उनके काम के आधार पर 10 में से रेट करना पड़े तो आप निर्मला सीतारमण जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल क्रूड ऑयल के ट्रेड में कंसाइनमेंट्स के ऑर्डर 1, 2 या फिर कुछ महीने पहले ही प्लेस करने होते हैं, इसलिए ये पहले ही आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट मंथ कौन सी कंट्री से अप्रोक्सीमेटली कितना क्रूड ऑयल आएगा। एग्जैक्ट नंबर्स वेरी करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आइडिया लग जाता है। अब क्योंकि अगस्त महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ऐसे में भारत की रिफाइनरीज ने सितंबर महीने के ऑर्डर्स पहले ही प्लेस कर दिए हैं और उसी को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि सितंबर महीने के लिए भारत की रिफाइनरीज ने रशिया को 10 से 20% ज्यादा वॉल्यूम के ऑर्डर प्लेस किए हैं। सितंबर महीने में भारत रशिया से अगस्त के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम में क्रूड ऑयल परचेज करेगा, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ्स लागू होने के बाद भी भारत सरकार ने अपनी रिफाइनरीज को रशियन ऑयल परचेज करने से नहीं रोका है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया भारत की रिफाइनरीज को 3 से 4% डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए रशिया से ज्यादा वॉल्यूम में भारत की रिफाइनरीज लगातार क्रूड ऑयल परचेज करते जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जियो कंपनी की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी सर ने आज अनाउंस किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम कंपनी जियो अब भारत से बाहर अब दूसरी कंट्रीज में लॉन्च करने जा रही है। जियो कंपनी को एक्सपैंड करके दुनिया के बाकी देशों में लिया जाएगा और रिलायंस जियो का आईपीओ अगले साल 2026 के पहले हाफ में इशू कर लिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में आ रही है और भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में है, सेम उसी तरीके से भारत की रिलायंस जियो दुनिया के बाकी देशों में जाएगी और वहां पर भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। रिलायंस जियो के भारत में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। लेकिन ये जो दूसरी कंट्रीज में जियो को लॉन्च करने का फैसला है, ये वाकई में बहुत ही बोल्ड स्टेप है। एंड अगर जियो दूसरी कंट्रीज में जाकर वहां पर सक्सेसफुल होती है तो ये भारत की सॉफ्ट पावर के लिए भी बहुत ही बड़ा स्टेप साबित होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इंडियन नेवी के वाइस चीफ यानी कि डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोबती सर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये रिवील किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की लीड में टास्क फोर्स भेजी थी, उसमें INS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉयड 15 MiG-29 फाइटर जेट्स ऐसे थे जिनको पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करने के लिए रेडी रखा गया था। इंडियन नेवी ने कराची के साउथ में इंटरनेशनल वाटर्स में ब्लॉकेड बना दिया था और भारत की टास्क फोर्स को सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और कोस्टल रडार्स का पूरा सपोर्ट हासिल था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी अपने नेवल बेसिस के अंदर ही बैठी रही और पाकिस्तान की नेवी ने अपने पोर्ट्स छोड़कर आगे आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। यानी कि पाकिस्तान की नेवी ने एक तरह से भारत की नेवी के सामने सरेंडर ही कर दिया था। ये कहना है इंडियन नेवी के वाइस चीफ का। इसके साथ ही तरुण सोबती सर ने यह भी बताया कि इंडियन नेवी ने 96 घंटों के अंदर ही फुल ऑपरेशनल रेडीनेस अचीव कर ली थी। यानी कि 96 घंटों के अंदर ही भारत की नेवी एक फुल स्केल नेवल वॉर के लिए रेडी हो सकती है। और जो इंडियन नेवी की लार्ज स्केल ट्रोपेक्स नेवल एक्सरसाइज है, उसने इंडियन नेवी की प्रिपेयर्डनेस को कई गुना ज्यादा तेज करने में काफी मदद कर दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। जब से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके मार्क कार्नी वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से दोनों देशों के रिलेशंस काफी तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। अब ये न्यूज तो आपको मिल गई होगी कि कनाडा और भारत दोनों ने एक दूसरी कंट्रीज में अपने एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट वापस से अनाउंस कर दी है, जो जस्टिन ट्रूडो के समय एक्सपेल कर दिए गए थे। भारत भी अब कनाडा में अपना एम्बेसडर भेजेगा और कनाडा भी भारत में अपना एम्बेसडर भेजेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कनाडा ने जिस व्यक्ति को भारत में एम्बेसडर अपॉइंट किया है, वो कोई आम डिप्लोमेट नहीं है, बल्कि वेटरन कैनेडियन डिप्लोमेट क्रिस्टोफर कूटर है। ये न सिर्फ साल 1997 से लेकर साल 2000 तक भारत के एम्बेसी में पॉलिटिकल ऑफिसर थे, बल्कि ये नाटो के लिए कनाडा के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के एक्टिंग एम्बेसडर के पद के ऊपर भी रहे हैं। एंड इनको 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। साल 2021 में ये लास्ट बार साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर थे। उसके बाद से ये कनाडा के विदेश मंत्रालय के अंदर कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम करने का काम करते थे। एंड अब 4 साल के गैप के बाद इनको भारत के एम्बेसडर के रूप में वापस से भेजा जा रहा है। ये दिखाता है कि मार्क कार्नी भारत के साथ टाइज को वापस से इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा सीरियस एफर्ट्स दिखा रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि भारत और कनाडा के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस, जिनको जस्टिन ट्रूडो ने रोक दिया था, वो वापस से स्टार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गल्फ देश कतर से। दरअसल भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल सर ने जानकारी दी है कि गल्फ में यूएई के बाद ओमान के साथ भी भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये साइन हो सकता है। और इन दोनों गल्फ देशों के बाद कतर ने भी भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने का प्रपोजल दिया है। पीयूष गोयल सर ने बताया कि बहुत ही जल्द भारत कतर के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की नेगोशिएशंस को स्टार्ट करने वाला है। यूएई और ओमान के बाद कतर अब गल्फ का तीसरा देश होगा जो भारत के साथ डायरेक्ट एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। दरअसल गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में 6 देश आते हैं: सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर। और भारत की सरकार गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के ऊपर बात कर रही है, लेकिन वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए डायरेक्टली गल्फ देशों के साथ नेगोशिएशंस को भी स्टार्ट कर दिया गया। अब 6 में से 3 गल्फ देश साथ आ गए हैं। यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो ही गया है, ओमान के साथ ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है और अब कतर भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भारत के साथ नेगोशिएशंस को स्टार्ट करना चाहता है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के थ्रू ही ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। एंड आई होप कि भारत की सरकार जल्दी से उस ट्रेड एग्रीमेंट को भी नेगोशिएट कर ले। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।